नमस्कार भारत, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। और ये सेकंड क्लास है हमारा प्रोबेबिलिटी का, जो कि सेट थ्योरी पे बेस्ड होगा ये दूसरा क्लास। बट इसमें हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे, जो फॉर्मूलाज है, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ सेट्स, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी में काम आने वाले हैं। याद है मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के लिए वो एक पहाड़ है, हमें कई सारी सीरीज ऑफ रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एक सेट थियरी है, उसके फॉर्मूलाज हैं, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पे पहुंचेंगे। राइट। तो ये मिनी सीरीज है, तो ये ज्यादा क्लास बड़ा नहीं होगा। सारे फॉर्मूलाज को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं जो कि रिक्वायर्ड पड़ेंगे हमें प्रोबेबिलिटी के क्लास में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए, सबसे पहली चीज, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द सेट्स। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला बोलता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। एक बार मैं फिर से भी आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और ये जितने लॉज है ना, इसको दिया है डी मॉर्गन ने। फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सारे लॉज को दिया, जितने भी लॉज यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊंगा सेट्स में। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? सबसे पहला, इफ, इफ नहीं, पहला लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला फॉर्मूला है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम लोग, तो वो किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर, यानी कि दोनों के कॉमन के बराबर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको प्रूव करके वेन डायग्राम में भी कि कैसे आता है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी मत सोचो इसके बारे में, अभी बस इसको लिखते जाओ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग इसे यूनियन पे लगाए हैं तो एक बार इंटरसेक्शन पे भी लगा के देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या हो जाएगा? ये यूनियन। तो ये दोनों हमारे लॉज है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहला लॉ, दूसरा लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी चीजें आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेंगी। सो ये सब आप बिल्कुल लिखते जाओ और याद करते जाओ, आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ठीक है, अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, दिस इज ए, दिस इज बी। हमारे लिए यूनियन का एरिया कौन सा होगा? और यूं कहूं कि हमारे लिए यूनियन का बाउंड्री कौन सा है? तो हमारे लिए यूनियन का बाउंड्री, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला है, जो मैं इस प्लम कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे लिए यूनियन है, यूनियन का बाउंड्री। अगर हमारे लिए यूनियन का बाउंड्री है, तो फिर हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, जिसको कि मैं गोल 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 कर रहा हूं? ये जो है हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो जाएगा, ए यूनियन बी का। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, इतना तो हम लोग भी समझते हैं, इतना समझदार हम लोग हैं, होशियार है, लेकिन अब ये बताओ कि ये कैसे इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन? ठीक है, तो अब चलिए एक बार उसको भी देखते हैं, नजर मारते हैं उस पर भी। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ये मेरा ए सेट है, ठीक है, दिस इज माई ए।
कोई दिक्कत किसी को? अगर मेरा ये ए सेट है, अच्छा ये यूनिवर्सल सेट है, ये लिखना जरूरी होता है समझाने के लिए स्पेशली, तो फिर मेरे लिए ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया होगा? मेरे लिए ए कॉम्प्लीमेंट ये एरिया है जो मैं यहाँ पे रेड लाइन से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कहीं भी कोई परेशानी होगी आप कमेंट जरूर करना, क्लास अच्छा लगेगा फिर भी कमेंट जरूर करना, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना अगर क्लास अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स की हर एक चीजें पेड कोर्स फ्री में बताया जाएगा। ये मेरा हो गया सूरजमुखी जो दिख रहा है रेड लाइन से, ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। मैं लिख दूं यहाँ पे दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब फिर से एक बी सेट को ड्रॉ किया जाए। ये मेरा सेट बी है। अब अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करूं, अब अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? लेट्स फाइंड इट आउट। बी कॉम्प्लीमेंट भी वही है जो मैं ये लाइन से कर रहा हूं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, हो सकता है समझने में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़े आपको, थोड़े मसले मसाइल हो सकते हैं, बट दिस एरिया इज माई बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो है बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया मुझे दिख गया। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एरिया। अब जहां पे मेरे को रेड लाइन और पिंक लाइन दिख रहा है एक साथ, वो मेरा कॉमन एरिया होगा। तो मैं उसको एक बार मार्क करता हूं। देखो ये एरिया तो है ही, कॉमन है ना? ये कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है ना? बाकी इसके अलावा कोई भी एरिया आपको ये नहीं दिखेगा जहां पे कि आपका रेड लाइन और पिंक लाइन एक साथ है। नहीं, या तो कहीं रेड लाइन है या तो कहीं पिंक लाइन है या तो लाइन है ही नहीं। आया समझ में? तो इसका मतलब आप देख सकते हो जो एरिया मुझे यहां पे मिला था, ये जो एरिया मुझे यहां मिला था, देखो जो एरिया मुझे यहां मिला था, ये क्या एग्जैक्ट वही एरिया मुझे यहां भी नहीं मिला है? एग्जैक्ट वही एरिया मुझे यहां पे भी मिला है ना? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल नहीं सकता कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये? डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा? मेरा बर्थ राइट है ये बात बोलना, क्योंकि ये चीजें सदियों से पढ़ाई जा रही है। तो आपके सामने ये प्रूफ आ गया कि ये फॉर्मूला 100% सटीक है, सही है, अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करोगे प्रॉब्लम पे। एंड इन द सेम वे अब मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व करके ट्राई करो। इसको सॉल्व करो कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। प्रूफ हो गया, फॉर्मूला हो गया, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है अपने पास? अगला अपने पास है लॉ ऑफ, ये बहुत सही है यहां से, ये सब चीजें आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएंगी। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारा लॉ है। चले, अब ये लॉ क्या कहता है वो कहने से पहले एक चीज आपको समझना जरूरी है। अगर मैं आपको यहां पे लिखूं 5 × 4 + 6
इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 4 प्लस 5 × 6, क्या मैं लिख सकता हूं? चेक करो, लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या आ रहा है अपना 6 4 10 50, राइट साइड का वैल्यू भी 50 आ रहा है, मतलब कि यहां भी 50 आ रहा है सॉल्व करने पे और यहां भी 50 आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको डेफिनेटली लिख सकता हूं। लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 5 को अंदर घुसाया विद दिस साइन जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, और 5 के साथ मैंने 6 को घुसाया विद द सेम साइन जो मुझे यहाँ पे मौजूद है, और बीच में जो साइन था वो एज इट इज यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, मिल गया मुझे एज इट इज। इसी को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इसी को मैथमेटिक्स में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ मैथ्स, यही चीज है बस कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर आप सोचो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा, है ना, और अगर यही लॉ मैं सेट्स पे लगाने की कोशिश करूं तो क्या वो इंटैक्ट रहेगा? क्या वो चीज सही होगी? आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इक्वेशन पे लग सकता है तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन या इंटरसेक्शन पे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। कैसे लगेगा वो देखते हैं। अब आइए, अगर मैंने यहां लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ में मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, ये यूनियन है यहाँ पे तो मैं ये बी के साथ में लेके जाऊंगा ए यूनियन बी, और दूसरा फिर क्या है ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन है जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था सी, और बीच में मेरे पास क्या साइन है इंटरसेक्शन, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन को एज इट इज लिख दूंगा। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर जाएगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे भी। ये आपका एक फॉर्मूला है, प्लीज राइट इट डाउन, ऐसे ही इसको मत छोड़ देना। दिस इज वन ऑफ योर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में इसका यूज आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अगर उस पर मैं लगा दूं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सामने में आपको दिख रहा है कि वो क्या बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनियन इज, दिस इज आवर यूनियन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन जो है हमारा वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, जैसे कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सम, मैथ्स भी बोलते हैं या फिर इसको मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इन जनरल बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन होता है कि मल्टीप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आपके दिमाग में फिर यही बात आ रहा होगा कि अगर यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन तो क्या इंटरसेक्शन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, है ना? तो अब मैं इसको रब करता हूं, लेट मी रब इट। इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर जो है क्या इंटरसेक्शन का होगा यूनियन के ऊपर में? लेट्स फाइंड इट आउट। तो फॉर्मूला नंबर 2 आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यहां पे क्योंकि यूनियन था तो ये यूनियन एज इट इज आ जाएगा, एंड वी विल राइट दैट इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। कोई शक किसी को, कोई शक शुभा?
कुछ भी है आपका दिमाग में तो प्लीज मत रखना, शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ यूनियन एंड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने की एक्चुअल में जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चीजों को, इसलिए मैं समझा रहा हूँ चीजों को बेसिक से, कि यार दूसरे कोई अगर आपको बताएंगे ऐसे कि यार बस ये याद कर लो, ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, दिस इज द फॉर्मूला, बस रटो, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एग्जामिनेशन में फॉर्मूला याद रखना इज इंपॉर्टेंट, वहां पे आप डिराइव नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आपको डेरिवेशन पता है, बेसिक्स कहाँ से आ रहा है, तो आप कभी वो चीज भूलोगे नहीं। ये खासियत होती है, इसीलिए हम लोग जब स्कूल में होते हैं हमें डेरिवेशन सिखाए जाते हैं, ना कि डायरेक्टली ए प्लस बी होल स्क्वायर को रट लो। वहां पे मुझे हमें बताया गया था कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है दोनों तरफ ब्रैकेट में, और एक एक करके हम लोग जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलता है, जो कि हमें याद है, विच इज अ फैक्ट। लेकिन जो बच्चे होते हैं उन्हें सिखाया जाता है पहले, जिसके पीछे का मेजर रीजन ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एन एग्जाम्पल मानो कि एक सेट ए है जिसमें कौन कौन है, राजू, फरहान एंड अपना रैंचो। एक और सेट बी है जिसमें कौन है, रैंचो, पिया एंड वायरस, मानते हैं वायरस। अब अगर हम लोग यहाँ पे एडिशन लेने की कोशिश करें, मतलब कि ए यूनियन बी अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइम आएंगे, रिपीटेशन नहीं हो सकता सेट में। क्या होगा यहाँ पे, राजू, फरहान, अपना रैंचो भाई जो कि फुंसुक बांगड़ू भी है। सेट बी में फिर से रैंचोस को रिपीट नहीं कर सकते वरना वो सेट नहीं होगा, पिया एंड वीरू सहस्त्र बुद्धे, दैट इज वायरस। एक चीज आप नोट करो यहाँ पे, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं एन ए, एन ए का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में हर जगह काम आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 1 2 3, 3 लिख दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अगर बी की बात करूं तो कितने हैं, 1 2 3। नाउ अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब एक बात आप समझो, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है? ऐसा क्या जरूरी है क्या, क्या ऐसा जरूरी है अपने को? काउंट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, 5 है, ए में कितने हैं, 3 है, और बी में कितने हैं, 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 6। इसका सिंपल सा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट्स नॉट नेसेसरी। चलिए अब एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, अगर ये 5 है और ये 3 है प्लस 3 है, तो अगर मुझे एक चीज और कहा जाए, एक चीज और कहा जाए कि यार ये तो बराबर नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैसे बराबर साइन लिख रहे हो? तो बराबर नहीं हो रहा है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये 6 है तो मुझे 1 माइनस करना ही पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस करना ही पड़ेगा, तभी मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये दोनों बराबर है, तभी 5 बराबर 5 होगा। ठीक है, अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे आपको दिखेगा
वो क्या है? अगर मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, तो कॉमन दोनों में क्या है? रेंचो है अपना, ठीक है। और अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे लिख दूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो आप बोलोगे यार एक आदमी है, सिंगल एलिमेंट है, तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो अगर मैंने 1 यहाँ पे माइनस किया है, तो क्या मैं यहाँ पे इसको लिख नहीं सकता हूँ? दिस 1 कांट बी रिटन एज एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो अब मेरे पास एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला नजर आया है, जो कि यूनियन का फॉर्मूला है, और ये बहुत इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी में भी। आपको, अगर आपने देखा है क्वेश्चंस, आपको मालूम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास गिवन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे देगा या इंटरसेक्शन दे देगा, आइदर आपको बी निकालने को बोला जाएगा या ए निकालने को बोला जाएगा, या फिर आपको ए यूनियन बी निकालने को बोला जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट इट डाउन इन अ सेपरेट स्लाइड। आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B will be equals to NA plus NB minus of N A intersection B, which will be seen in probability as, probability में जिसको हम लोग देखेंगे वो भी लिखना important है, P of A union B is equals to PA plus PB minus of PA intersection B। बहुत ध्यान से इस फॉर्मूला को आप याद रखना, बहुत बहुत काम आएगा प्रोबेबिलिटी में, बहुत काम आएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, और इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखाया कि बाद में कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको सवाल में फंसाने की कोशिश की गई तो आपको हर एक टर्म के बारे में मालूम होगा, सिर्फ रटा हुआ नहीं है आपका। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ये वीडियो के साथ आपको ये चीज पता चल जाएगा कि आपने कोई चीज रटा नहीं है, यहाँ पे आपने चीजों को समझा है। और यही एक्चुअल में हमारे चैनल की, आपके चैनल की खास बात है। यहाँ पे रटने वाला काम नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने ऐसे समझा है तो हमें वेन डायग्राम पे भी जाना चाहिए। और वेन डायग्राम्स में एक चीज और आपको बताऊंगा कि वो काइंड ऑफ ऐसा चीज है ना, जिससे कि आपको दिखेगा कि परसेंटेज का मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं। जितने आप परसेंटेज में क्वेश्चन देखते होगे कि हाँ 5% फेल हो गया, 10% पास हो गया, इतने परसेंट लोग जिंदा है, इतने परसेंट लोग मर गए हैं, इतने परसेंट लोग बीमार हैं, ये सारी चीजें वेन डायग्राम से बन जाती है, और कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। चलिए समझते हैं। अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूं, जो कि मैं करूंगा, तो देखो क्या होता है। क्या कोई मसले मसाइल आएंगे हमारे सामने? ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं क्या है चीजें, दिस इज माई सेट ए, दिख रहा है आपको? दिस इज माई सेट ए एंड this is my remaining part of B. This is not set B, remaining part of B. और एक और कलर लेता है, दिस इज माई कॉमन पार्ट। अब आप एक बात समझो, अगर मैं यहां लिखता हूं एन ए यूनियन बी, अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या होगा? पहले तो ये पूरा ए का पार्ट है, पूरा ए का पार्ट, वो क्या हो जाएगा? एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार मैं पूरा बी का पार्ट को ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं सिर्फ इतने पोर्शन को ले सकूं। सिर्फ इतने पोर्शन को लेने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। और वो तरीका क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे बी को ले लेता हूँ। मैं ये पोर्शन को भी ले लिया, पूरे बी को ले लिया।
अब मुझे एक चीज क्लियर दिखा यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है, जो कि कॉमन पोर्शन है, ये एक्चुअल में जब मैंने ए को काउंट किया तब भी आया और जब मैंने बी को काउंट किया तब भी आया, यानी कि ये पोर्शन मेरा 2 टाइम्स आ गया। बट एक्चुअल में मेरे को ये पोर्शन बस एक ही बार चाहिए, है ना। तभी तो मेरा जो ए यूनियन बी है, जो कि ये पूरा पोर्शन है, ए यूनियन बी जो है, जो मेरा ये पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन जो पूरा मेरा है, तभी ये कवर अप होगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ कि यार ए मैंने लिखा, बी मैंने लिखा, यानी कि इधर का पूरा कवर हो गया और दोबारा मैंने कवर कर लिया इस पोर्शन को, कॉमन पोर्शन को। तो कॉमन पोर्शन को हटा देंगे और वो कॉमन पोर्शन जब हटाएंगे एक बार तो उसको क्या बोलते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं ना भाई। यही हमारा फॉर्मूला है और यही चीजें आपको दिखेंगे परसेंटेजेस के चैप्टर में भी, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको परसेंटेज। आई होप सो कि आप प्लेलिस्ट पढ़ते जा रहे हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देखो, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश में थोड़ा पीछे है, अभी 3 ही क्लास हुए हैं, बट आई एम कवरिंग इट अप। हिंदी में नियरली 10-11 क्लास हो गया, अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो गया, टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट कर दिया। तो आप जाके देखो, जब हम लोग परसेंटेज वहां पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई और यही चीज का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में भी होता है। अब इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, लिखो इसको, फटाफट लिखो। इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ऑफ ऑन सेट्स। जब सेट्स पे एडिशन थ्योरम लगाता है, या फिर इसको एक और चीज बोला जाता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन किसमें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक क्लास में लूंगा जहां पे कि मैं बेसिक्स ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूलाज आपको बता दूंगा, जो कि यूजफुल रह सकते हैं आपको, या रहेंगे। प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहना ही है। देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग दैट कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन विल नॉट बी यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी अ फार्स, इम्पॉसिबल। तो इसको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आ रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नाम कितना भी बड़ा हो कोई फायदा नहीं अगर काम अच्छा नहीं है। जैसे कि इस चैनल का भी नाम बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 3,000 3,500 सब्सक्राइबर है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको शायद 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग, 50 लोग देखते हैं। नाम बड़ा नहीं है, लेकिन काम बड़ा करना है, जिससे कि एक दिन इसका भी नाम बड़ा होगा। चलिए, अब एक फॉर्मूला आप लिख लो, विच विल बी द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस क्लास डेफिनेटली। जैसे कि यूनियन का जो फॉर्मूला हमने लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी लिखा, लेकिन अगर इसके साथ में एक और ऐड हो जाए, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी अगर ऐड हो जाए, तो फिर फॉर्मूला क्या दिखेगा हमें, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई तकलीफ किसी को यहां तक समझने में? ये फॉर्मूला आप याद करो। प्रूफ बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि मैंने दिखाया करके, बट इसको प्रूफ देखना आपका जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये प्रोबेबिलिटी में ही भी काम आता है, प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आता है ये सब फॉर्मूलाज, राइट। अब आइए आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, जो कि प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बोलते हैं ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो कहां से आता है। अब जैसे देखो, मैंने एक सेट बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाया,
यहाँ पे एक है ए और एक है बी। इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल लिख सकता हूं, अभी मैंने बताया आपको। और अगर एक और मैं सेट लूं, जिस सेट में मैं बोलूं आपको कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब ये कॉमन एरिया नहीं दिख रहा है मुझे, दिस इज माई सेट है, दिस इज माई सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए आप एक बात समझो, ये एन ए इंटरसेक्शन बी क्यों आता है, ये इसीलिए आता है ना क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमन एरिया दो बार देखने को मिलता है। लेकिन इसमें तो कॉमन एरिया है ही नहीं, ये सेट ए अलग है और सेट बी अलग है। और कभी भी ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी को जोड़ना है एक्सक्लूडिंग द कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट को मुझे दोबारा नहीं लेना है, तो कॉमन पार्ट तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि दिस पोर्शन विल बी जीरो। सो इन दिस केस आई कैन राइट एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। और यही जो केस है ना, यही केस हमें प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलती है बाय सेइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जिसका मतलब क्या होता है, ये टर्म आपको बार बार दिखेगा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, जहां पे कि कहा जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब कि दोनों का एक दूसरे पे इंडिपेंडेंसी जो है वो जीरो है। इसका मतलब कि दोनों का एन ए इंटरसेक्शन बी एरिया जो है वो जीरो है। और जीरो का मतलब क्या होता है, फाइव, विच मीन्स नल सेट। इट इज कॉल्ड नल सेट। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज कॉल्ड नल सेट। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जिसका कि वेन डायग्राम ये चीज को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे कि कॉमन एरिया नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट नहीं है, कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों में डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। और ऐसे सेट को जहां पे कि कॉमन एरिया जो है, या यूं कहूं कि ऐसे सेट को जहां पे कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइव हो जाता है, यानी कि नल सेट हो जाता है, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज आईआईटी की है, क्लास 11-12 की चीज है। सो नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये नल सेट बोलता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दे आपसे, तो व्हाट इज नल सेट, यू नेवर नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोबेबिलिटी पार्ट, कि जब भी आपको बोला जाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, वेन एवर इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, it means that probability of A union B is always equals to probability of A plus probability of B। क्योंकि उस केस में क्या होता है, probability A intersection B is equals to 0, यानी कि 5। और ये फॉर्मूला आपको अक्सर देखने को मिलेगा, इसका इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशंस में। चलिए, इस क्लास को यही पेंड करता है। आई होप सो की चीजें आपको अच्छी लग रही है, मिनी सीरीज आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले यार बनाने का, पढ़ाने का। 10 लोग देखते हैं तो ठीक है, देखते तो 10 ही लोग है, लेकिन मजा नहीं आता है, क्योंकि आप 10 लोग में अगर देख रहे हो तो 10 का 10 लाइक होना चाहिए, 10 के 10 सब्सक्राइब होने चाहिए, एंड स्पेशली शेयर तो करो ना अपने दोस्तों के साथ में। और देखो तो फुल वीडियो देखो, अगर फुल वीडियो नहीं देखोगे तो कोई यूज नहीं है आपका देखने का, और फिर मेरा पढ़ाने का भी कोई यूज नहीं होगा, राइट। तो आपको कैसा लग रहा है चीजें, प्लीज कमेंट में बताओ। एंड ऑब्वियस ही बात है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, थैंक यू फ्रॉम योर चैनल माइल्डली थॉटफुल। कुछ लोग इसको माइंडली थॉटफुल बोलते हैं, बट इट्स ओके, इसका नाम माइल्डली थॉटफुल है। चलो, चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, जय हिंद।